आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सूर्य विजय साहू है। आज हम देखने वाले हैं कमर में दर्द, लो बैक एक होने पर कब क्या करें और कब क्या ना करें। ठीक है, कमर में दर्द के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही कॉमन है। इवन आजकल के टाइम पे 25 साल 30 साल के लोगों में भी कमर में दर्द रह रहा है, जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह लोग दवाई खाते हैं, उसके बाद भी दर्द बना हुआ रहता है। तो आज हम देखेंगे कि दर्द होता क्यों है और क्या क्या कारण है दर्द होने के, कैसे बचा जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या क्या हम कर सकते हैं कि आगे हमें सर्जरी ना कराना पड़े या बड़े ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कमर दर्द के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ उसको समझ पाने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा जो कमर है, स्पाइन है, रीढ़ का हड्डी है, उसकी संरचना कैसी होती है। तब आगे हम बातों को समझ पाएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि हम लोग इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये हम लोग का पूरा स्पाइन होता है। जहाँ पे मेरा कंप्यूटर का कर्सर घूम रहा है, ऐसा स्पाइन होता है। ये जो इंग्लिश का एस लेटर होता है वैसा होता है, और ये जो शेप है वो नॉर्मल है। ठीक है, इधर इस इमेज में हम लोग देखेंगे दो जो रीढ़ की हड्डी है उनके बीच में एक डिस्क होता है। ठीक है, जो कुशन का काम करता है। जैसे अगर कोई चीज़ ऐसे दो चीज़ ऐसे दब रही है, वजन पड़ रहा है, तो बीच में जो कुशन का काम है वो डिस्क करती है। ठीक है, ये हो गया अपना बॉडी स्पाइन का, ये हो गया बीच में डिस्क, दूसरा बॉडी, और इन दोनों के बीच में जो इधर का बाहर की तरफ संरचना है, इन दोनों के बीच से हम लोग का नस जाता है। जैसा कि हम लोग ये वाले अपना दाहिने तरफ वाले पिक्चर में देखेंगे, ये अपना वर्टिब्रा है जो कमर के हड्डी का वर्टिब्रा है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये नीले कलर का जो दिख रहा है, ये अपना डिस्क है। ठीक है, डिस्क, और इधर का जो प्रोसेस है, जो बाहर से हम लोग अगर अपने पीठ को छुएंगे, रीढ़ का हड्डी को छुएंगे, तो जो बाहर से जो टच होता है वो ये वाला पार्ट है। इधर जो ऐसा निकला हुआ दिख रहा है वो ये वाला पार्ट है। इन दोनों के बीच से हम लोग का ये स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जिसमें पूरे नर्व होते हैं पूरे शरीर को चलाने के लिए, जो सिर से निकलता है पूरे नीचे कमर तक जाता है। ठीक है, ये हो गया स्पाइनल नर्व, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये जो निकल रहे हैं ये स्पाइनल नर्व है। ठीक है, ये वाला येलो वाला पार्ट जो है, ये जो निकल रहा है वो स्पाइनल नर्व है। ये वाले एरिया को हम लोग स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से स्पाइनल नर्व बाहर आता है डिस्क अपना वर्टिब्रा को छोड़ के। ठीक है, ये वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो डिस्क है वो नस को दबाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये एक वर्टिब्रा का बॉडी है, ये वर्टिब्रा का बॉडी है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये वाला डिस्क है। जैसे ये दबता है डिस्क, तो कैसे ये नस को दबाता है। ठीक है, नॉर्मली ये एक स्वस्थ इंसान में ऐसा ये पीछे तक नहीं जाता है। इसमें इतना अच्छा कुशन होता है कि ये फोर्स को झेल लेता है और नीचे ट्रांसमिट कर देता है। लेकिन डिस्क में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे उम्र के साथ डिस्क में प्रॉब्लम हो या कोई बीमारी की वजह से डिस्क में प्रॉब्लम हो, तो फिर ये नस को दबाने लगता है। जब नस दबता है, नस में इरिटेशन होता है, वो पेन सेंसेशन दिमाग तक लेके जाता है और उससे हमें पेन होता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो कमर का दर्द 3 टाइप का हो सकता है। एक तो हम लोग इसको एक्यूट बोलते हैं, जो अभी आया हो, 1-2 सप्ताह तक रहे और ठीक हो जाए। दूसरा होता है सब एक्यूट, जो या तो धीरे धीरे आए या अचानक से आए और 4 से 12 सप्ताह तक रहे। ठीक है, उसको हम लोग सब एक्यूट बोलते हैं। क्रोनिक किसको बोलेंगे, जो बहुत लंबे समय तक है। ठीक है, 4 से 12 सप्ताह से बाद तक भी आपको पेन हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्रोनिक लो बैक एक को लंबे समय तक रहने वाला कमर का दर्द बोलते हैं। क्या क्या हो सकता है कमर के दर्द में? कमर में दर्द हो सकता है दर्द का बढ़ना, कोई किसी को वजन उठाते समय, झुकने के समय, किसी को आराम करने के समय भी हो सकता है, किसी को खड़े होने के समय भी हो सकता है, किसी को बैठने के समय भी हो सकता है। कमर का दर्द जो आता हो जाता हो, ठीक है, अकड़न, सुबह उठने के समय अकड़न ज़्यादा हो, कुछ काम वाम करने के बाद, थोड़ा देर कुछ इधर उधर चलने के बाद या डेली एक्टिविटी घर में करने के बाद धीरे धीरे कम होता हो। कमर के दर्द का एक या दोनों पैरों में जाना, जैसे अगर कमर में दर्द है
वो नीचे ऐसे नीचे तक ऐसे भाग रहा है, मतलब कमर से नीचे पैर तक जा रहा है, उसको रेडिएटिंग पेन या रेडिकुलोपैथी भी बोलते हैं। पैरों में सुई चुभने जैसा फील होना, ठीक है, पैरों में ताकत कम लगना, कमजोरी आ जाना, चल ना पाना दर्द अथवा कमजोरी की वजह से, ये सारे लक्षण हैं, ठीक है। ये सारे लक्षण बिना किसी बड़े बीमारी से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि लिगामेंट में खिंचाव आ गया, लिगामेंट में इंजरी हो गया, मसल में इंजरी हो गया, या आपने कुछ चीज़ सही तरीके से उठाया नहीं, ये सबसे वजह से हो सकते हैं। लेकिन ये सब कोई सीरियस बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, कब आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर से ज़रूर लेनी है। कमर में दर्द के साथ अगर इनमें से कुछ भी हो, ठीक है, जो रेड फ्लैग साइन है, जब आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, क्योंकि आपके लापरवाही से हो सकता है आपका नीचे का पैर काम करना ही बंद कर दे, ठीक है, आपको पेशाब करने, मोशन जाने का पता ही न चले, अपने आप होने लगे। ये सब भी हो सकते हैं अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या क्या चीज़ है जो हो रहा है अगर आपको कमर दर्द के साथ में, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। पैरों का सुन्न होना, ठीक है, सुई चुभने जैसा फील होना, ये सीरियस इंडिकेशन है कि आपको जाना है डॉक्टर के पास। एक्सरे और जो भी एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर एडवाइस करता है कि एक्सरे का ज़रूरत है या एमआरआई का ज़रूरत है, तो वो कराना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरे एमआरआई कराएं तो सर्जरी करना ही पड़े, हो सकता है कि वो फिजियोथेरेपी कुछ परहेज़ से और दवाई से भी ठीक हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप जो होने पर आपको डॉक्टर के पास जाना है। पैरों का सुन्न होना, सुई चुभने जैसा फील होना। दूसरा, कमर का दर्द जो दवाई खाने पर भी कम नहीं हो रहा हो, बढ़ रहा हो, एक ही जैसा हो, कोई भी दवाई खा रहे हो कम नहीं हो रहा हो। कमर में दर्द चोट लगने के बाद या ऊंचाई से गिरे तब से चोट कमर में दर्द है, या एक्सीडेंट हुआ तब से कमर में दर्द है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको जाना है डॉक्टर के पास। यूरिन या 2 नंबर मोशन का फील नहीं हो रहा है, अपने आप यूरिन हो जा रहा है, अपने आप 2 नंबर हो जा रहा है, तो ये नस दबने की वजह से हो रहा है। जितना जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जितना से जल्दी वो नर्व को डीकम्प्रेस करेंगे, तो हो सकता है वो फंक्शन वापस आ जाए। अगर आप लेट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम बना रहे। चौथा है कमजोरी होना, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि एक पैर में मेरा ताकत कम लग रहा है, एक पैर में ज़्यादा लग रहा है, या दोनों पैर में ताकत कम लग रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ या चल नहीं पा रहा हूँ, तब भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर बुखार आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, वज़न कम होना, हल्का हल्का बुखार रहना टीबी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर टीबी में खांसी आए लंबे समय तक, पुराना टीबी भी हो सकता है जो हड्डी तक पहुँच गया है, ठीक है। बुखार आने के साथ साथ वीकनेस हो रहा है, नीचे से पैर में शुरू हुआ है, तो और भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। कारण क्या क्या हो सकते हैं कमर में दर्द के, ठीक है। हमने देखा अभी क्या क्या सिम्टम्स हैं जो होने के बाद हमको डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, या कैसे हमको पता लगाना है कि हमको कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअल में, ठीक है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कमर का दर्द जो होता है बहुत सारे अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। बहुत सारे कारण मिलकर लंबे समय तक कमर में दर्द करा सकते हैं। किसी को हो सकता है एक कारण से कमर में दर्द हो रहा हो, लेकिन ऐसा है कि किसी को हो रहा हो बहुत सारे कारण हैं जो एक साथ मिलके कमर में दर्द करा रहे हैं, और उसकी वजह से कमर में दर्द बहुत लंबे समय तक है, और कुछ जैसे दवाइयाँ हैं वो काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। अगर कमर में दर्द बहुत ज़्यादा लंबे समय तक है, जैसे कि मैंने बोला था 12 वीक मतलब 12 सप्ताह मतलब 3 महीना से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्रोनिक लो बैक एक कहते हैं, ठीक है। और कारण क्या है? स्प्रेन हम लोग किसको बोलते हैं? जब लिगामेंट्स हमारे स्पाइन के चारों तरफ आगे पीछे लिगामेंट्स हैं जो हमारे स्पाइन को मजबूत बना के एक जैसा रखते हैं, ठीक है। अगर उनमें कोई इंजरी है तो हम लोग उसको स्प्रेन बोलते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी के आसपास मांसपेशियों में कोई इंजरी हो गया, जैसे आपने कुछ भारी वजन चीज़ उठा दिया, सही तरीके से नहीं उठाया और मसल खिंच गया, है ना, तो इसको स्ट्रेन बोलते हैं। डीजनरेटिव डिस्क डिसीज़ जो होता है, जो मैंने बताया 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है, वो अगर उम्र के साथ ख़राब हो रहा है तो उसको हम लोग डीजनरेटिव डिस्क डिसीज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है हर्निएटेड या रप्चर्ड डिस्क का टूटना या बाहर निकलना, ठीक है, जिसकी वजह से नर्व पे दबाव पड़ना। जैसे हमने वीडियो में देखा था कि हो सकता है डिस्क उम्र के साथ साथ ख़राब होके पीछे दब रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क
चोट लगने की वजह से या और किसी बीमारी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की वजह से, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है उसकी वजह से, और भी बहुत टाइप के आर्थराइटिस हैं जो स्पाइन में भी होते हैं, उनकी किसी भी वजह से अगर डिस्क टूट रहा है, और हर्निएट होने का कहने का मतलब है अगर जैसे एक पैकेट में कोई चीज़ है वो निकल के किसी तरफ से बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग हर्निएशन बोलते हैं। वो जाके अगर नस को दबा रहा है तो इसको हम लोग हर्निएटेड या रप्चर्ड डिस्क कहते हैं। स्पाइंडोलोलिस्थेसिस, लिस्थेसिस का मतलब होता है एक वर्टिब्रा का दूसरे वर्टिब्रा पर खिसक जाना। अब ये ऐसे नॉर्मल अलाइनमेंट में है, नस इधर से जा रहा है, एक वर्टिब्रा अगर आगे भी खिसके या पीछे भी खिसके तो नस पे भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और भी कारण हो सकते हैं जैसे रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होना, एक्सीडेंट होना। स्पाइनल कैनाल मैंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व बाहर निकल के जा रहा है, आगे हम लोग पिक्चर में, एक्सरे में, एमआरआई में देखेंगे कि कैसे दिखते हैं वो। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में भी रीढ़ की हड्डी के बाहर जाने वाले रास्ते का पतला हो जाना, उसकी वजह से नर्व रूट का दबना। स्कोलियोसिस मतलब जो नॉर्मल हम लोग का एस शेप का स्पाइन है वो टेढ़ा मेढ़ा होना हो सकता है, जन्मजात हो या बाद में भी हो सकता है, ठीक है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का आर्थराइटिस है जो स्पाइन को मेनली इन्वॉल्व करता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है, बाद में आदमी लोग अपना खुद कमर नीचे नहीं झुका पाते हैं, पीछे नहीं झुक पाते हैं, वो एकदम जो रीढ़ का हड्डी है वो बांस की तरह हो जाता है, पूरा फ्यूज़ होने लगता है एक के ऊपर एक, ठीक है। तो उसमें ऐसा मूवमेंट, आगे पीछे मूवमेंट बंद हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग डायग्नोसिस, कैसे पता चलेगा कि मेरे कमर का दर्द का कारण क्या है, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि मेरे नस मतलब कमर में दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है, किसी भी डॉक्टर को जाके एक बार दिखाना है। डॉक्टर द्वारा जांच से कौन से नस के एरिया में दर्द है, हर नस का अपना अपना अलग अलग एरिया है जहाँ वो जाके सप्लाई करता है, अलग अलग मसल को अलग अलग नर्व, जो नस होते हैं, नर्व होते हैं, वो चलाते हैं। तो कौन से नर्व में कमजोरी है, कौन सा नर्व इन्वॉल्व हुआ है, कौन सा नर्व कहाँ दब रहा है, ये एग्जामिनेशन करके भी पता लगाया जा सकता है। उसके लिए कोई बड़ा स्कैनिंग का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। कहाँ कब कैसा दर्द होता है, किससे कम ज़्यादा होता है, बैठने से कम होता है, लेट जाने से कम होता है, झुक जाने से कम हो जाता है, या चलते चलते रुक जाने से कम हो जाता है, या किसी चीज़ से बढ़ता है, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी बीमारी को पता लगाने में। आपके मसल में कितना पावर है, कहीं शून्य तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन में पता चलती हैं। ये सब करने के बाद अपने फाइंडिंग को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर आपको एक्सरे करने बोलेगा, या एमआरआई, सीटी स्कैन या बोन स्कैन, ब्लड टेस्ट। कुछ चीज़ अलग बीमारियों की वजह से अगर वो सस्पेक्ट कर रहा है कि अलग बीमारियों की वजह से दर्द हो रहा है तो ब्लड टेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सरे में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, एक्सरे में देखिए, एक्सरे में हर कुछ नहीं दिखता है। एक्सरे में क्या दिखता है, एक्सरे में हड्डी का टूटना दिख सकता है, उम्र के साथ जो डिस्क में बदलाव हो रहा है, ख़राब हो रहा है, इस रीढ़ की हड्डी में जो क्षति पहुंच रहा है उम्र के साथ, वो सब हम एक्सरे में देख सकते हैं। एमआरआई में हम क्या देख सकते हैं, एमआरआई में हम बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं। एमआरआई मेनली यूज़ होता है सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू मतलब जैसे कि मसल, ठीक है, मसल, टेंडन, नर्व, ये सब देखने के लिए हम लोग एमआरआई का यूज़ करते हैं। तो एमआरआई में क्या क्या मिलेगा हमको, लिगामेंट देख सकते हैं, टेंडन देख सकते हैं, मांसपेशी, नर्व, डिस्क देख सकते हैं, रीढ़ के हड्डी के आसपास की संरचना को हम एमआरआई से देख सकते हैं। सीटी स्कैन क्या में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सीटी स्कैन की मदद से हमें फ्रैक्चर, स्पाइनल कैनाल, रीढ़ की हड्डी की संरचना डिटेल में देखी जा सकती है। बोन स्कैन कब करते हैं, जैसे कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर हड्डी कमज़ोर है, पूरे बॉडी के हड्डियों में कमज़ोरी है, कैल्शियम की कमी है, कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, थोड़ा सा गिरने से फ्रैक्चर हो जा रहा है, ऐसा है तो हम लोग बोन स्कैन कर सकते हैं। उसमें हम लोग को पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कैल्शियम मिनरल का बोन में कम हो जाना, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, मैं जैसे बोल रहा था कि इमेज में हम लोग देखेंगे कौन कैसा दिखता है। ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, जो समझने के लिए मैंने एक पिक्चर डाला है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये जैसे वर्टिब्रा है हमारे कमर के, L1, L2, L3, L4, L5। ऑस्टियोफाइड डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, ये नॉर्मल जैसे उम्र के साथ जो प्रॉब्लम होता है, जो क्षति पहुंचता है, उसमें ऐसे दिखते हैं। ये बाहर की तरफ ये अलग से संरचना दिख रही है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ संरचना ऐसा जहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अगर
अगर किसी को फ्रैक्चर है, जैसे देखिए ये वर्टिब्रा पूरा ऐसा बराबर है लेकिन ये वर्टिब्रा में फ्रैक्चर है, ठीक है। लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, यही है डिजेनरेटिव प्रॉब्लम जिसको हम लोग लंबर स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। इसमें देखिए इधर एक लिगामेंट होता है जो धीरे धीरे करके कैल्सीफाई हो रहा है, मतलब उसमें कैल्शियम जमा हो रहा है, ठीक है। इस फ्रैक्चर, ये दोनों सेम पिक्चर हैं। अगला देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये वाला हर्निएटेड डिस्क है, पहला वाला पिक्चर जो एमआरआई का पिक्चर है। इसमें देखिए ये वाला जो काला काला दिख रहा है, ऐसा जो कर्सर नीचे जा रहा है, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है। ये वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी है। ये बीच में काला काला जो दिख रहा है ये डिस्क है। ये वाला डिस्क जाके नस को दबा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं L4 L5 में ये डिस्क इधर जाके नस को दबा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी है, ये इधर ये जो डिस्क है ये पीछे जा रहा है, इधर यहाँ पे आके नर्व को दबा रहा है, ये नर्व वाला जगह है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ये देखिए दोनों तरफ ऊपर नीचे सफ़ेद सफ़ेद जो संरचना दिख रही है, इसको स्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मतलब ऐसे साइंस की भाषा में बोलेंगे तो पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। जो धीरे धीरे कमजोरी की वजह से, जैसे ये वाला वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गया है हड्डी कमज़ोर होने की वजह से। स्क्लेरोसिस में देखिए ये जो नॉर्मली हम लोग का वर्टिब्रा पीछे से देखने से सीधा दिखता है, लेकिन हमने इसमें देख रहे हैं ये पूरा वर्टिब्रा टेढ़ा है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। ये जन्मजात भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। एक जो मैं बता रहा था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो आर्थराइटिस होता है रीढ़ की हड्डी के लिए मोस्टली, उसमें बम्बू स्पाइन अपीयरेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये देखिए ये नॉर्मल वर्टिब्रा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जैसे हम लोग पहले पिक्चर में देखा था। यहाँ पे देखिए ये पूरा फ्यूज़ हो रहा है धीरे धीरे, तो ये भी एक बांस की तरह दिखने लग जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बम्बू स्पाइन बोलते हैं। इसके लिए अलग से ब्लड टेस्ट होता है पता लगाने के लिए। ये जेनेटिक भी हो सकता है, परिवार में भी ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। बचाव के लिए क्या क्या करना है, हम लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना है जो कि आपके कमर के मांसपेशियों को मजबूत बनाए, बैलेंस बनाए रखने की में मदद करे, अपने शरीर को गर्म करे एक्सरसाइज करने से पहले। तो वार्म अप जिसको हम लोग बोलते हैं वो करना ज़रूरी है ताकि कोई मसल अचानक से खींचे नहीं, स्प्रेन ना आए, ठीक है। ईट अ हेल्दी डाइट। बैलेंस डाइट से मतलब है शरीर को जितना ज़रूरत है उतना सब कुछ मिलना चाहिए, जितना एक बैलेंस मात्रा में, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब ज़रूरत है उतना हमको मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप विटामिन का टेबलेट खाएं या प्रोटीन पाउडर पिए। नॉर्मल खाने से भी, सही तरीके से खाने से भी, सब कुछ मिला के खाने से, बैलेंस डाइट बना के खाने से भी पूरा हो सकता है। हेल्दी वेट से क्या मतलब है, मेंटेन अ हेल्दी वेट। आपके वज़न को सही रखने की कोशिश करें, ज़्यादा हो तो कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा वज़न, ज़्यादा प्रेशर से क्या होता है, डिस्क में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा जल्दी डिस्क खराब होगा, ठीक है। तो अगर वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करना घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर आप वज़न कम कर पाते हैं, ठीक है। गुड पोस्चर मतलब बैठने का सही तरीका, ठीक है। लोग बोलते हैं एकदम सीधा बैठो, वो सरासर गलत है। एकदम सीधा बैठने से पूरा वेट आपके वर्टिब्रा पर, रीढ़ पे जाता है। तो आपको 30 से 40 डिग्री पीछे झुक के, पीछे की तरफ रिक्लाइन करके बैठना है ताकि आपका पूरा शरीर का वज़न इधर पीछे पड़े, ठीक है। चेयर आधा वज़न लेके जाए, पूरा वज़न हमेशा वर्टिब्रा पर ना पड़े, ठीक है। बहुत वजनी हैवी वेट लिफ्टिंग, भारी सामान उठाने से बचना है आपको। अननेसेसरी वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट, इलाज में क्या क्या कर सकते हैं, मेडिसिन दवाई से अगर दर्द कम किया जा सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का इलाज मेडिसिन से नहीं किया जा सकता, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप इलाज में, आइस पैक, हॉट पैक कर सकते हैं। बर्फ़ से क्या होता है, मसल का जो खिंचावपन, स्पाज्म होता है वो कम होता है, उससे दर्द से आराम मिलता है। गर्म पानी से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उससे अगर कोई इंजरी है तो हीलिंग अच्छी होती है। बेड रेस्ट इलाज नहीं है, लेकिन आपको अगर तुरंत इंजरी हुआ है, आज आप गिरे हैं, तो आप 2 या 3 दिन बेड रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं बेड पे लेटे रहो, आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा, तो ये सरासर गलत है। आपको क्या नहीं करना है, जिससे आपको दर्द हो रहा है वो एक्टिविटी आपको, उससे आपको बचना है। लेकिन चलना फिरना
या जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज अगर कोई डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है तो वो करना है। ठीक है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है, जीवन शैली में बदलाव, कैसे मूवमेंट करना है। अगर कमर में दर्द है तो बिस्तर से सीधा सीधा नहीं उठना है, पहले करवट लेना है, उठना है। ठीक है। ये सब हम लोग डिटेल में फिजियोथेरेपी वाला जो अगला वीडियो आएगा उस पर बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा बात करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिजियोथेरेपी 70-80% जो यंग पेशेंट हैं जिनमें कोई बहुत मेजर ट्रामा हिस्ट्री नहीं है, मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, 70-80% कमर का दर्द प्रॉपर सही तरीके से फिजियोथेरेपी करने से भी ठीक हो जाता है। ठीक है। ट्रीटमेंट सर्जरी ऑप्शन में क्या क्या सर्जरी होता है। ठीक है। एक पहला सर्जरी है लेमिनेक्टोमी, दो स्पाइन के बीच में जहाँ पे कैनाल, जैसे मैंने बताया था, जहाँ से नर्व निकल के बाहर जाता है, अगर स्पाइनल कैनाल में कंप्रेशन आ रहा है जिसकी वजह से नर्व रूट दब रहा है, स्पाइनल कॉर्ड अलग है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व बाहर निकल के आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल में अगर कंप्रेशन है तो उसको हम लोग लेमिनेक्टोमी करके निकाल सकते हैं। एक छोटा इंसिजन होता है 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का, उससे भी सर्जरी किया जा सकता है, और आजकल स्कोप से भी कर सकते हैं, दूरबीन से जिसको बोलते हैं। डिस्केक्टोमी या माइक्रो डिस्केक्टोमी, डिस्क खराब है, डिस्क हर्निएट हो रहा है तो हम लोग डिस्क निकाल सकते हैं ओपन सर्जरी से भी, इसमें भी छोटा इंसिजन होता है, या फिर अपना दूरबीन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। स्पाइनल फ्यूजन क्या होता है, अगर दो हड्डी के बीच में हम लोग डिस्क निकाल दिए, अब मूवमेंट कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। या तो हम लोग इसमें ग्राफ्ट डालेंगे, या तो हम लोग आर्टिफिशियल डिस्क भी डाल सकते हैं, या दो वर्टिब्रा को हम लोग स्क्रू और प्लेट लगा के वहाँ पे स्टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है। फोरामेनेक्टोमी, नर्व की रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जगह को चौड़ा करना। ठीक है। जो कनाल है जहाँ से फोरामेन से नर्व बाहर आता है, उसको हम लोग, अगर वहाँ पे कंप्रेशन है तो उसको हम लोग चौड़ा कर सकते हैं। और थोड़े एडवांस सर्जरी हैं जैसे डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी। ठीक है। हम लोग डिस्क जो नॉर्मल नेचुरल डिस्क है उसको निकाल के, आजकल का आर्टिफिशियल डिस्क आते हैं, उसको भी हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। तीसरा है, लास्ट है लेज़र सर्जरी। लेज़र सर्जरी में क्या होता है, लेज़र को हम लोग डिस्क पे पॉइंट करके वो उसको, उस एरिया को लेज़र से सिकुड़ा सकते हैं। ठीक है। बर्न कर सकते हैं। तो हमको उसको बाहर निकालने, ऑपरेशन करने, सॉफ्ट टिश्यू को इंसिजन लगाने, टाँका लगाने, ये सबसे बच सकते हैं। लेकिन ये हाई फाई सर्जरी है, हर जगह ये अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कमर के दर्द के लिए क्या क्या एक्सरसाइज हैं, उनको कैसे करना है, और भी कुछ कुछ बातें जो आपको क्या करनी है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें भी बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।